तो चलिए दोस्तों, रांची यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर एग्ज़ाम है आप लोगों का। अच्छा हाँ भाई, तो पढ़ाना तो पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा, आपको मज़ा आएगा। सच में पढ़ाई में मज़ा कब से आने लगा। चलिए ना, देखिए पढ़ाई में मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस माइनर। इसमें पढ़ना क्या है, तो पेपर का नाम पहले जान लीजिए। पेपर का नाम है आपका इंट्रोडक्टरी पॉलिटिकल साइंस, रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी दोनों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम लोग एक बार सिलेबस पे नज़र दौड़ाएंगे। हो भूख लग गया रे बाबा। तो यूनिट वन में क्या है आपका, देखिए पहले पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, मीनिंग पढ़ना है। ठीक है, और विशेषताएं पढ़नी है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड इट्स एलिमेंट, यानी कि राज्य क्या है और राज्य के कितने तत्व हैं, ये पढ़ना है। फिर पढ़ना है पॉलिटिकल नॉर्म्स। ठीक है, इसमें आपको डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के बारे में पढ़ना है। लोकतंत्र क्या है, ठीक है, क्या विशेषताएं हैं, क्या अच्छाई हैं, क्या बुराई है। फिर पढ़ना है लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता, जस्टिस न्याय और राइट यानी कि अधिकार। यानी कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार के बारे में पढ़ना है, क्या है और कितने प्रकार होते हैं इसके। फिर पढ़ना है सिटीजनशिप मतलब होता है नागरिकता, नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद और इंटरनेशनलिज्म यानी कि अंतर्राष्ट्रीयवाद, ये पढ़ना है यूनिट 2 में। यूनिट 3 क्या पढ़ना है आपको, तो इसमें पढ़ना है आपका क्या, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के कितने अंग है भाई, कई को अंग है रे भाई, मजाक नहीं बोल रहा हूँ। 1 घंटा मेरे साथ दीजिए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। एग्जीक्यूटिव मतलब वही सरकारी नौकरियाँ वाला, ठीक है, जिसमें एगो गाना नहीं निकला है, क्या है, हीरा तो नौकरी लाग गेलो सिगरेट के गोल गोल हवा में उड़ाओ, सुंदर सुंदर छोड़ी के लाइन मारबो, वो नागपुरी गाना रांची में काफ़ी ज़्यादा फेमस है ना। तो वही एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट सर्विस वालों को कहा जाता है। ठीक है, जिसको हिंदी में लोग क्या बोलते हैं, उसको कार्यपालिका बोलते हैं। फिर आता है लेजिस्लेटिव, ये सरकार का दूसरा भाग है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वही जो पूरा बदनाम है, क्या बोलते हैं इसको, विधायिका, जिसमें नेता लोग आता है। और सबसे स्ट्रिक्ट रहता है न्यायपालिका, सरकार का सबसे टॉप अंग इसको बोलेंगे न्यायपालिका, जो कि कोर्ट इसमें आ जाता है। जब भी बात करें कोर्ट की तो आदमी साइलेंट मोड में चला जाता है कि न्याय भाई एक से न्याय पर वो। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं यूनिट 4। इसमें आपको पढ़ना है इंडियन फेडरलिज्म एंड पार्टी सिस्टम। ठीक है, यानी कि भारत में संघवाद और पार्टी सिस्टम। ठीक है ना, हमारे राज्य में कितने कितने पार्टियां हैं और राष्ट्र में नहीं मालूम, चलिए बताएंगे अभी। ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा, देखिए मैं बातों बातों में आपको पढ़ा दूंगा। नेशनल लेवल का एक पार्टी होता है, ठीक है, नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी। एक होता है स्टेट लोकल पार्टी जिसको क्षेत्रीय दल कहा जाता है। राष्ट्रीय दल जिसमें आता है बीजेपी, कांग्रेस, नाम सुने हैं ना आप, आम आदमी पार्टी, ठीक, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, भारतीय साम्यवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये सब आपका नेशनल लेवल का पार्टी है। ठीक है, नेशनल लेवल का पार्टी जो कम से कम क्या, तो कम से कम 3 राज्यों में फैली हुई हो। ठीक है, ऐसी पार्टी जो कम से कम 3 राज्यों में फैली हुई हो उसको नेशनल पार्टी बोलते हैं। एक होता है क्षेत्रीय दल, लोकल पार्टी, जो केवल उसी राज्य में फैली हो और विधानसभा तक सीमित हो। ठीक है, जैसे JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गया। ठीक, और क्या है आजसू, ठीक है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, JVM झारखंड विकास मोर्चा। ठीक है, ये सब आपका क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो फिर आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि संविधानवाद के बारे में, उसकी विशेषताएं। तो सिलेबस हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया क्या क्या पढ़ना है 4 मिनट में। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, सबसे पहले 1 मार्क्स का, फिर करेंगे लॉन्ग आंसर टाइम। ठीक है, लॉन्ग ड्राइव में जाएंगे साथ में। तो इंट्रोडक्टरी पॉलिटिकल साइंस यानी कि पॉलिटिकल साइंस का परिचय, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस टाइप से, 1 मार्क्स वाले 5 आएंगे और 5 मार्क्स वाले 2। ये हो जाएगा आपका ग्रुप A कहलाएगा, जो कि 15 मार्क्स का रहेगा, और ग्रुप B जो कि 15 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, किसी 4 को बनाना होगा, ये 60 मार्क्स। ग्रुप B 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, पास करने के लिए 30 नंबर लाना होगा। समझे मेरे दोस्त? हाँ, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल थ्योरी। तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के मूल सिद्धांतों और अवधारणाओं और विचारों का अध्ययन है। अब बोलिएगा कुछ मुझे बुझाया नहीं सागर भाई, थोड़ा अच्छे से बताइए यार। तो देखिए राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसको हम थोड़ा ब्लैक कर देते हैं ना, अच्छा रहेगा। राजनीतिक सिद्धांत आप अपने भाषा में लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बोला जाता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। तो लिखिएगा राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान में जितने भी वैज्ञानिक हुए उनके जो विचार को पढ़ना होता है उसी को राजनीतिक सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक वैज्ञानिक है ना, पॉलिटिकल साइंस के भी वैज्ञानिक होते हैं, राजनीतिक शास्त्र के महान महान विद्वान। तो राजनीतिक शास्त्र में महान महान विद्वानों ने क्या क्या बात बोला है राजनीतिक में, वही सबको जो पढ़ा जाता है उसी को राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के मूल सिद्धांतों और अवधारणाओं और विचारों का अध्ययन है। ठीक है, जैसे एक दो पॉलिटिकल साइंस का नाम बताइए, पॉलिटिकल थिंकर का जो राजनीतिक विचारक हैं। आपने नाम सुना है अरस्तु, ठीक है, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, जेएस मिल, ठीक है, बोंदा, बोंदा भी नाम है, हाँ भाई बोंदा नाम है, ठीक है। चलिए, तो ये सब क्या है, राजनीतिक सिद्धांत के बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, उनकी बातों को जो पढ़ा जाता है उसी को राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं, बस। ठीक है, कल दिन आप भी राजनीतिक वैज्ञानिक बनेंगे, आप भी कुछ चीज़ बोलेंगे तो आपकी बातों को जो लिखा जाएगा उसको फिर राजनीतिक सिद्धांत के स्टूडेंट पढ़ेंगे। समझ गए होंगे राजनीतिक सिद्धांत क्या है। हाँ, लोगों के द्वारा दी गई विचार है, राजनीतिक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई विचार है। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य के 4 तत्व कौन कौन से हैं। मतलब कोई भी राज्य होता है तो उसका 4 को भाग होता है, क्या क्या, यही 4 चीज़ मिलेगा तब जाके आपको राजनीतिक विज्ञान राज्य उसे दर्जा दिया जाता है। जैसे झारखंड एक राज्य है तो ये 4 चीज़ होना चाहिए, किसी भी राज्य को होने के लिए 4 चीज़ होना चाहिए, तभी उसको हम लोग राज्य बोलेंगे। ये मुझे एग्ज़ाम जब मैं इंटरव्यू देने गया था कॉलेज में टीचर के लिए, तो मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजनीतिक सिद्धांत के 4 तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से आंसर किया था उन लोगों को। ठीक है, हालांकि मेरा सिलेक्शन भी हुआ बट मैं ज्वाइन नहीं किया हूँ। कल भी कॉल आया था कि ज्वाइन कर रहे हैं क्या सागर, तो हम बोले नहीं सर अभी तो नहीं ज्वाइन करेंगे, हम यूट्यूब में ही अभी खुश हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए कोई भी राज्य हो तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि जनसंख्या होनी चाहिए। अब आदमी नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से राज्य होगा। दूसरा, जनसंख्या के अलावा क्षेत्र, यानी कि उसके पास अपना एक जगह हो, एरिया हो, क्षेत्रफल होना चाहिए ना भाई, जमीन नहीं रहेगा तो कौन सा राज्य। तीसरा, सरकार, राज्य वह होता है जहाँ पे एक सरकार होती है। और चौथा है संप्रभुता होनी चाहिए, यानी कि लोग आपस में मिले जुले हों, ऐसा नहीं कि आपस में लड़ मरते हैं कुकुर बिलार जैसा, तो फिर कैसे होगा। समझ रहे हैं ना, मतलब उनमें एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। दैट मीन्स व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ अ स्टेट, पॉपुलेशन, ठीक, टेरिटोरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। ठीक है, तो ये 4 चीज़ होनी चाहिए। टेरिटोरी के आप यहाँ पे बोल सकते हैं, एरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिएगा। अगला है लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। लोक मतलब होता है लोग, लोग मतलब पीपुल, आम आदमी। ठीक है, तंत्र मतलब सिस्टम, यानी कि आम आदमी का सिस्टम। आम आदमी माने जनता। ठीक है, जनता का आदमी नाम लेता है तो वो डायलॉग ही आ जाता है, अपना काम बनता, हाँ वही वाला डायलॉग। तो लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र। ठीक है, ऐसा आम आदमी का सिस्टम, जनता का सिस्टम, यानी कि जनता द्वारा जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है। अब बोले यह क्या बोल रहे हैं भाई, समझ में नहीं है। तो देखिए लोकतंत्र का एक परिभाषा दिया गया है कि लोकतंत्र क्या है, इसमें जनता खुद अपना नेता चुनती है। सिंपल लिख दीजिएगा, लोकतंत्र जहाँ पे लोक का मतलब होता है आम आदमी और तंत्र मतलब होता है सिस्टम, अर्थात ऐसा सिस्टम जिसको लोगों ने खुद बनाया हो उसी को लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे लोग खुद अपना नेता को चुनते हैं उसी को लोकतंत्र कहते हैं, इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन है, ऐसा किसने कहा था, ये लोकतंत्र का परिभाषा है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है, ऐसा अब्राहम लिंकन ने कहा था। ये अब्राहम लिंकन कौन है भाई, तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ही कहा था ये लोकतंत्र का परिभाषा। बाकी मेरा परिभाषा सिंपल है कि लोकतंत्र, लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला है लोक, दूसरा है तंत्र। लोक मतलब आम आदमी, जनता, और तंत्र मतलब सिस्टम। ठीक है, यानी कि ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम जहाँ पे लोग
अपना मालिक खुद चुनते हो, अपना नेता खुद चुनते हो, उसे को लोकतंत्र कहते हैं। ऐसा लिख देना है एकदम, ठीक है। कोई फेल नहीं करेगा, आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय अब्राहम लिंकन, होस्ट प्रेसिडेंट ऑफ क्या बोलते हैं यूएस में। नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्रता के कितने प्रकार माने जाते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता 4 प्रकार की होती है, ठीक है। हालांकि बहुत तरह से होता है, लेकिन जनरली इसको 4 तरह से बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि पर्सनल लिबर्टी, आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा आपको, इसको बोलते हैं पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। दूसरा है राजनीतिक, यानी कि आपको भी वोट देने का अधिकार है, आपको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो ये क्या अधिकार है, ये राजनीतिक अधिकार है, ठीक। तीसरा है आर्थिक, आर्थिक माने आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप तेली है तो केवल तेल बेचेंगे, या नवा है तो केवल बाल काटेंगे, या पाने है तो केवल पूजा करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा बॉस। आप कोई भी अपना व्यवसाय चुन सकते हैं, अपना कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, समझे बात को। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता। यह क्या है कि आप कोई भी धर्म अपना मना सकते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, ठीक है। तो कोई भी धर्म आप चाहे मान सकते हैं, अपना धर्म चेंज भी कर सकते हैं, ये भी आपको स्वतंत्रता दी गई है कि भाई आपको पसंद नहीं आ रहा है इस्लाम धर्म, आप हिंदू में आ जाइए। अगर आपको हिंदू धर्म पसंद नहीं, आप इस्लाम में आ जाइए। अगर आपको बौद्ध धर्म पसंद नहीं, जैन में आइए। मतलब अपना जैन, बौद्ध, क्रिश्चियनिटी, कोई भी धर्म चेंज कर सकते हैं, पूरी स्वतंत्रता है, ठीक है। इसी चीज़ को आप डिटेल में लिख दीजिएगा तो 15 नंबर का हो जाएगा, छोटा में लिखिएगा तो 5 नंबर का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है समानता के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं। तो देखिए राजनीतिक समानता और सामाजिक समानता 2 मुख्य प्रकार है, ठीक है। वो क्या था, अभी स्वतंत्रता पढ़े, 4 को स्वतंत्रता है और समानता 2 को, राजनीतिक और सामाजिक। सामाजिक में ही आपका आर्थिक भी आ जाता है, सांस्कृतिक भी आ जाता है और धार्मिक भी आता है, ठीक है। चलिए समानता स्वतंत्रता एक जैसा वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्याय का मूल आधार क्या है। व्हाट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ जस्टिस। तो देखिए न्याय का मूल आधार है समान अवसर और निष्पक्षता, ठीक है। समान अवसर यानी कि हर एक व्यक्ति, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे ऊंच कैटेगरी का हो चाहे नीच कैटेगरी का हो, ठीक है, चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो, और क्या बोलेंगे, चाहे आकाश में हो चाहे पाताल में हो, चाहे सुबह में हो चाहे शाम में हो मतलब समझ रहे हैं ना कि समाज के हर एक वर्ग को समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। चाहे वो पढ़ाई के लेवल पे हो, नौकरी के लेवल पे हो, या पैसा चुनने के लेवल पे हो, ठीक है। और किसी में भी पक्षपात ना करें कि भाई तुम गोरा दिखता है यार तुम्हें तो ये ग्रेड मिलेगा, तुम काला दिखता है आई कालिया ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। सबको समान अवसर मिलेगा, चाहे कोई भी रंग रूप हो, चाहे हाइट कम हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो। समझ रहे हैं बात को। हाँ यही तो समझाना है कि न्याय का मूल आधार है कि हर चीज़ में, हर क्षेत्र में समानता और निष्पक्षता, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड क्या है तो फेयरनेस। चलिए इसी को आप लोग डिटेल में लिख दीजिएगा, बस एकदम आसान है भाई। पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑनर्स पेपर था ग्रेजुएशन में। चलिए बीए एमए दोनों मेरा पॉलिटिकल साइंस है। अधिकार किसे कहते हैं, व्हाट आर राइट्स। अधिकार क्या है, तो देखिए अधिकार वे दावे हैं जो व्यक्ति समाज और राज्य से करता है कि भाई ये ज़मीन मेरा है। आप अधिकार लिखिएगा तो क्या कीजिएगा कि अधिकार एक खास अधिकार एक प्रकार का दावा है जो हम अपने सरकार से या अपने अन्य व्यक्तियों से करते हैं अपना हक लेने के लिए, ठीक है। क्या लिखिएगा, अधिकार एक प्रकार का दावा है जो व्यक्ति समाज से या राज्य से करता है। समाज माने मान लीजिए आपका ज़मीन है, ठीक, तो आप किससे से बोलेंगे, अपना बाप या दादा या परदादा या गोतिया भैया जो भी होगा तो उसी से न बोलेंगे, तो वो समाज में आएगा। और मान लीजिए आप एग्ज़ाम में देना चाहते हैं झारखंड का, ठीक है, एसटी हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, एससी हैं तो रिजर्वेशन मिलेगा। ये अधिकार किससे मांगिएगा, राज्य से। तो अधिकार या तो आप राज्य से मांगेंगे या समाज से। समझ रहे हैं बात को। तो अधिकार एक प्रकार का दावा है जो हम अपना हक को मांगने के लिए राज्य या समाज से करते हैं। लिख लीजिएगा ना, हाँ बस ऐसा ही है। इंग्लिश वाले इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा बिकॉज 90% स्टूडेंट जो है हिंदी मीडियम के हैं, सो मैं इसीलिए हिंदी में ही बात करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, नागरिकता किससे संबंधित है, व्हाट इज सिटीजनशिप रिलेटेड टू।
तो नागरिकता मतलब क्या है, देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, चाहे आप नागरिक बोलिए, ठीक, चाहे आप जनता बोलिए, समझ गए अब ना, हाँ, नागरिक बोलिए, चाहे जनता बोलिए, चाहे आम आदमी बोलिए, ठीक, आम आदमी बोलिए, चाहे क्या बोलिएगा, नागरिक बोलिए, जनता बोलिए, आम आदमी बोलिए, चाहे पीपुल बोलिए, लोग बोलिए, लोग, ठीक है, सब का मतलब है क्या, मनुष्य, क्या है, मनुष्य, समझे। तो नागरिकता किससे संबंधित है, यानी कि नागरिकता जो है किसी खास राज्य से, वह व्यक्ति जो किसी खास राज्य से या किसी खास देश से संबंधित रखता है उसे नागरिकता बोलते हैं। मनुष्य तो है, लेकिन कैसा मनुष्य, जो किसी खास राज्य से या देश से है। जैसे हमें भारत की नागरिकता प्राप्त है, ठीक है, अब बोलिएगा भारत की नागरिकता प्राप्त है, इसका क्या प्रमाण है आपके पास, कोई सबूत है, हाँ, आधार कार्ड। आधार कार्ड किस लिए है, आधार कार्ड तो इसीलिए है कि आप भारत के नागरिक हो, ठीक है, भारत में आप रह रहे हैं, इसका क्या प्रमाण है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ये सब प्रमाण है कि आप भारत के व्यक्ति हैं, ठीक है। जो ऐसा अधिकार, मतलब ऐसा दस्तावेज जो आपको बताता है कि आप किस देश के या किस राज्य के नागरिक हैं, उसी को नागरिकता बोलते हैं, ठीक है, ठीक। और नागरिकता का सबसे अच्छा एविडेंस क्या है, आधार कार्ड, ठीक है, आधार आम आदमी का अधिकार है। चलिए, ठीक है, तो नागरिकता क्या है, नागरिकता राज्य व्यक्ति के बीच कानूनी संबंध बताता है। ये बहुत टफ लैंग्वेज है, आप सिंपल बताइए। नागरिकता एक ऐसी अधिकार है जो किसी व्यक्ति को किसी खास राज्य या देश का निवासी बताता है, ठीक है। नागरिकता क्या है, किसी व्यक्ति का ऐसा अधिकार जो किसी खास राज्य या देश का निवासी बताता है, उसी का अधिकार है नागरिकता, ठीक है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है नागरिकता का, आधार कार्ड। दूसरे नंबर पे आवासीय प्रमाण पत्र जो है वो भी नागरिकता का बहुत अच्छा बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। सिटीजनशिप इज अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे आप स्टेट भी कर सकते हैं, कंट्री भी कर सकते हैं, ठीक है। भारत की नागरिकता का क्या एग्जाम्पल है, तो जब आप भारत से जाएंगे तो आधार कार्ड भारत में ही चलेगा, बाहर जाएंगे तो क्या लेना पड़ेगा, पासपोर्ट। पासपोर्ट भी नागरिकता का उदाहरण है, ठीक है, कि आप किस देश के नागरिक हैं कैसे पता करेगा, पासपोर्ट। तो पासपोर्ट विदेश लेके जाइएगा तब ना, हनीमून में जाइएगा, अभी टाइम है आपके पास। चलिए, राष्ट्रवाद का मुख्य आधार क्या है, व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ नेशनलिज्म। तो देखिए, राष्ट्रवाद साझा इतिहास, संस्कृति और भाषा, नहीं समझे ना। राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है, राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें व्यक्ति किसी देश में खास भाषा होती है, उसका एक अपना इतिहास होता है, उसकी एक अपनी संस्कृति होती है, ठीक है। उसी तरह से भारत में भी हर एक राज्य के पास अपना एक भाषा है, ठीक है, अपना एक इतिहास है, इसी को राष्ट्रवाद बोलते हैं। और जब देश पे संकट आए तो सभी व्यक्तियों का एक समान हो जाना, इसी को राष्ट्रवाद बोलते हैं। राष्ट्रवाद मतलब अपने राष्ट्र के हित के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं, ठीक है, यही आप जानिए बस, सिंपल सा। राष्ट्रवाद कि किसी देश में जो उसकी अपनी एक साझा संस्कृति होती है, एकता होती है, देश के लिए व्यक्ति क्या कुछ करने को निछावर है, समझ रहे हैं, हाँ, नहीं समझ रहे फिर भी आप लोग क्या बोलिएगा, हाँ हाँ और ना, कुछ नहीं बोलिएगा। चलिए, अगला है अंतर्राष्ट्रीयवाद का अर्थ क्या है। जैसा राष्ट्र में था उसी तरह से अंतर्राष्ट्र पे, यानी कि राष्ट्रों के बीच, राष्ट्र लेवल पे क्या होता है, राष्ट्रवाद में राज्यों के बीच होता है और अंतर्राष्ट्रीयवाद में देशों के बीच में होता है, ठीक है। तो राष्ट्रों के बीच सहयोग और एकता की भावना, राष्ट्रवाद क्या है, सब समझ में आ जाएगा। राष्ट्रवाद राज्यों के बीच एकता की भावना है, राष्ट्रवाद जो है राज्यों के बीच एकता की भावना है, जैसे झारखंड और बिहार, लेकिन झारखंड बिहार राज्य में एकता होनी चाहिए ऐसा बोला जाता है, लेकिन झारखंड में झारखंडी बोलता है, बिहार जाएगा तो झारखंडी बोलेगा, और झारखंड व्यक्ति को बिहारी बोलता है, ठीक है। चलिए, पड़ोसी पड़ोसी का भी आपस में एक जैसा खुश देखें यार, गांव घर में भी पड़ोसी पड़ोसी लड़ते रहता है, ठीक है। चलिए, तो राष्ट्रवाद राज्यों के बीच में आपसी संबंध को दर्शाता है, जबकि राष्ट्रवाद देशों के बीच में आपसी संबंध को दर्शाता है, एकता की भावना को दर्शाता है। अगला है कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका का प्रमुख काम क्या है, तो कानून का पालन करना और प्रशासन का काम संभालना। अभी सरकार के कितने अंग हैं, मैंने 3 बताया था, ये कार्यपालिका, गवर्नमेंट सर्विस करने वाले जितने भी हैं वो कार्यपालिका में आते हैं, ठीक है। उनका काम क्या है, कानून का पालन करना और प्रशासन को संभालना।
प्रशासन मतलब जितना भी कामकाज है सरकार का वो सब संभालने का काम कौन करती है? सरकारी नौकरी वाले, ठीक है। और ये कार्यपालिका कहलाते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है एग्जीक्यूटिव, कहीं कहीं पे इसको ब्यूरोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला है विधानसभा का मुख्य कार्य क्या है? तो विधानसभा यानी कि जितना भी एमएलए और एमपी लोग क्या करता है? इन लोग कानून बनाता है और कोई काम नहीं इन लोग का। काम कैसे नहीं यार, दादागिरी झाड़ने का काम नहीं है, बाप रे। फोर्स लेके आएगा, आए बॉडी दिखाएगा मेरे पास इतना पावर है, तुम्हारे पास क्या है? तो बोलिएगा मेरे पास वोट देने का पावर है, 5 साल बाद आइएगा ना बताएंगे ठीक है। चलिए, तो विधानमंडल का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाने विधानमंडल का मुख्य कार्य है। इसमें कौन कौन आते हैं? तो विधानमंडल में देखिए खास तौर पे एमपी और एमएलए, ठीक। लेकिन सरकार का जो दूसरा अंग है, सबसे पहला अंग है, अभी मैं बता दे रहा हूँ डिटेल में। ये जो है विधानमंडल में मुखिया वार्ड से लेकर के पूरा एमपी तक सब आते हैं, लेकिन कानून बनाने का अधिकार तो केवल ऊपर वाले लोगों के ही रहेगा ना। तो एमपी और एमएलए ही केवल कानून बनाते हैं। एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ, एम से मेंबर, ऑफ, एल से लेजिस्लेटिव, ए से असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यह राज्य में होता है, ठीक है। एमएलए राज्य के में कानून बनाता है। झारखंड में कितना एमएलए है? 81 को एमएलए है, ठीक। और होता है एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एम से मेंबर, पी से पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विधानसभा का सदस्य, एक होता है सांसद का सदस्य, ठीक है। तो एमपी 2 प्रकार का होता है, एक होता है लोकसभा सांसद, ठीक। एक होता है राज्यसभा सांसद, ठीक है। चलिए, लोकसभा सांसद 5 साल के लिए, राज्यसभा सांसद 6 साल के लिए बनते हैं। इतना ही जानिए अभी। अगला है न्यायपालिका का कार्य। तो न्यायपालिका क्या काम करती है? कोर्ट क्या काम करता है? न्याय दिलाने का काम करता है। तो सिंपल, न्याय करना कानून का काम है, ठीक है। न्यायपालिका यानी कि कोर्ट, जिसका काम है कोई व्यक्ति या कोई संस्था या सरकार जब भी कोई गलत करता है तो उसको सुधारने का काम करती है, ठीक है। भारतीय संघवाद का एक प्रमुख गुण लिखिए। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भारत के संघवाद का प्रमुख गुण है। यानी कि देखिए, भारत में संघवाद है। संघवाद मतलब राज्य और संघ दोनों मिल के काम करेंगे। अगर पूछे संघवाद का मतलब क्या है, कि राज्य और केंद्र, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों मिल के काम करते हैं, इसी को संघवाद बोलते हैं, ठीक। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है, ठीक। यानी कि केंद्र सरकार के पास अलग अलग शक्ति है, राज्य सरकार के पास अलग अलग शक्ति है। जैसे मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। जैसे टैक्स लेना किसका काम है? तो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है, दोनों मिल के लेती है, ठीक। एजुकेशन दोनों का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। अब बोलिएगा कृषि किसका काम है? तो कृषि जो है यह स्टेट गवर्नमेंट में आती है, ठीक। पुलिस किसका काम है? पुलिस, जो पुलिस होता है, ठीक, ये किसका काम है? तो ये स्टेट गवर्नमेंट में आती है, ठीक है। सेना किसके काम है? तो सेना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। तो देखिए, सबका काम बटा हुआ है, सब अपना अपना काम, कुछ काम स्टेट का है, कुछ काम सेंट्रल का है, और कुछ काम दोनों का है, ठीक है। जैसे जंगल दोनों का है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी। तो यही है संघवाद, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिल के काम करते हैं, इसी को संघवाद कहते हैं। एकदम इसी तरह से लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आता जो मैं बता दे रहा हूँ कहानी की तरह छाप दीजिएगा, डेफिनेटली फेल तो नहीं करेगा, पास आराम से करेंगे, 60% आ जाएगा। अगला है संवैधानिकता का मूल तत्व क्या है? व्हाट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? तो देखिए, आपको मालूम है कि संविधान, प्रत्येक देश का एक अपना संविधान है। सरकार पर विधि और सर्वोच्च नियंत्रण, किसी भी देश का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है क्या है? कोर्ट से भी ज़्यादा पावरफुल अगर कोई है तो कौन है? वह है संविधान। कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल कौन है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्योंकि कोर्ट में जो न्यायाधीश लोग बोलता है ना, वो किसको देख के बोलता है? संविधान को देख के बोलता है, ठीक है। देखिए, 15 क्वेश्चन को मैंने अच्छे से समझाया है विस्तार से, भले ही 1 मार्क्स का था लेकिन मैंने विस्तार से समझाया है। आप 15 नंबर का आंसर कर सकते हैं इतना डिटेल में। अब देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप, इसका PDF मैं ऐप पे अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है, लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, प्रकृति एवं महत्व स्पष्ट करें कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और महत्व क्या है। अभी मैंने बताया है राजनीतिक सिद्धांत क्या है, कि जिसमें राजनीतिक वैज्ञानिक ने अपने अपने विचार दिए हैं कि कौन क्या सोच रहा है। लोकतंत्र के बारे में तुमने क्या सोचता,
ठीक है। आपने न्याय के बारे में क्या सोचा, मतलब अलग अलग व्यक्ति राजनीतिक वैज्ञानिक क्या क्या सोचे हैं विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में, उसी को पढ़ना है। ठीक है, चलिए, और इसका पढ़ लेना है और खुद से एक बार नोट्स भी बना लेना है। एग्जाम में एक चीज़ कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा बस। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में आता है फिर भी रगड़ के लिख दो कुछ भी। एग्जाम में अभी मैं जो जो चीज़ बोला हूँ कुछ भी लिख दीजिएगा। ठीक है, और अगर समझ में आ रहा है तब तो फिर बुलेट पॉइंट्स के साथ लिखिए। आगे देख लेते हैं, अगला है आपका राज्य और उसके तत्वों का विवेचन करें। राज्य क्या है, अभी मैंने बताया कि राज्य 4 तत्वों से मिलकर बनती है। क्या क्या होता है, पहला चीज़ चाहिए जनसंख्या। ठीक है ना, शादी कीजिएगा और जनसंख्या बढ़ाइएगा, कै गो, 2 गो या 4 गो। सबसे अच्छा बताएं, आदमी 2 करता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप गरीब फैमिली से हैं तो 2 तक ही सीमित रहिए, संभवतः 1 ही काफ़ी है, लेकिन 1 में खतरा है क्योंकि फ्यूचर में कुछ हो गया, ठीक है, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ते, अल्लाह ना करे ना, तो ऐसा बोलते हैं ना, तो 2 सही है। लेकिन अगर आप अमीर हैं, रिच हैं, अगर आप पालन पोषण कर सकते हैं तो 3 तक चले जाइए, क्या प्रॉब्लम है, 4 तक चले जाइए। अगर आप पालन पोषण कर पा रहे हैं तब तो फिर सही है, 3 4 उससे ज़्यादा नहीं है भाई। ठीक है, अकेले कोटा पूरा कर दीजिएगा क्या। तो मेरा कहना यह है कि परवरिश कर पा रहे हैं तो 3 4 तक जा सकते हैं, और परवरिश नहीं कर पा रहे हैं तो 1 ही तक सीमित रहिए। इससे क्या होगा, अगर हर आदमी 2 ही सोचेगा तो फिर रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। काका काकी जो होता है ना, काका मौसी, अगर 2 ही रहेगा तो फिर कैसे होगा यार। काका ख़त्म, जेठा ख़त्म, ताऊ ख़त्म, मौसा ख़त्म, मौसी ख़त्म, बहुत सारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। इसलिए 3 4 उनके लिए है जो लोग रिच फैमिली है, अमीर है। अगर आप पालन पोषण परवरिश कर सकते हैं सही ढंग से तो 4 भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए, बाकी आपकी मर्ज़ी। अगला है आपका राज्य और उसके तत्वों का विवेचन कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या है, पॉपुलेशन, दूसरा है आपका क्षेत्र होना चाहिए, तीसरा आपकी एक साझी संस्कृति होनी चाहिए, संस्कृति उसी को संप्रभुता बोलते हैं, और चौथा सरकार होना चाहिए। तो पहला है पॉपुलेशन, ठीक, जनसंख्या, फिर क्षेत्र एक होना चाहिए, सबके बारे में अभी मैंने बताया आपको, फिर सरकार होनी चाहिए आपकी एक, ठीक है, झारखंड की सरकार नहीं, नहीं तो फिर मैया योजना में सब पैसा दे देगा, पढ़ाई लिखाई में सब चौपट। ठीक है, अब पुलिस वगैरह का भर्ती नहीं हो रहा है, टीचर वगैरह नहीं भर्ती किया जा रहा है, तो ये सब गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट अच्छा है या ख़राब है वो तो नहीं जानती है ना, पॉलिटिकल साइंस बोल दिए कि ये 4 4 होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब क्या चुनते हैं, जनता आपके हाथ में है। ठीक है, पैसा चुनिएगा या अच्छा सिस्टम आपके हाथ में है। अगला है लोकतंत्र का अर्थ, प्रकार और गुण और दोष को समझाइए। अभी मैंने बताया लोकतंत्र क्या है, लोक मतलब होता है आम आदमी, और तंत्र मतलब सिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसे आम आदमी ने बनाया हो, ठीक है, उसी को लोकतंत्र कहते हैं, जिसमें आम आदमी अपना नेता खुद चुनता है। अब फिर पूछा है गुण क्या है, तो लोकतंत्र के बारे में गुण बता दीजिएगा, प्रकार बताइएगा, सॉरी। तो लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले बताइएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ जनता स्वयं जो है अपना नेता खुल के चुनती है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, आप वोट देते हैं तो किसी को दिखाते हैं नहीं ना, तो भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यहाँ पे देखिए। लेकिन ब्रिटेन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट बोल देगा कि हम इसको वोट दे रहे हैं। यहाँ पे बोलिएगा, जितना मुर्गा और मांस खाए हैं ना और जितना पैसा दिया है ना शाम को, चुनाव से 1 दिन पहले नहीं मालूम है, सब पूरा पैसा बांटता है, मुर्गा खिलाता है, दारू पिलाता है, बियर पिलाता है, सब निकाल के हौसला लेगा। ठीक है, तो यहाँ का आदमी क्या करता है कि पैसा ले लेता है, ठीक है, पैसा ले लेगा हर एक पार्टी से और देगा उसी को जिसको आपका मन है। ठीक है, तो आदमी यही करता है कि पैसा सब पार्टी से लेता है, मुर्गा दारू सब से खाता है और लास्ट में वोट किसी एक को देता है। तो ऐसे में तो मारपीट हो जाएगा ना कि भाई तुम मेरा पैसा खा गया और वोट किसी दूसरे को दिया। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्या है, अप्रत्यक्ष। ठीक है, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं कि दोष में लिख सकते हैं कि भारत का आदमी लोभ लालच में आके क्या करता है कि दुर्गा दारू मीट पैसा कौड़ी जाल जाति व्यवस्था रिलेशनशिप इन सब को देख के वोट देता है कि ये मेरा जाति का, इसी को वोट देंगे बेटा, पैसा सबसे लेंगे लेकिन वोट इसी को देंगे। तो ये सब दोष है। गुण बता दीजिएगा कि हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, ठीक है, समाज के अमीर गरीब, लेकिन इसका आदमी गलत उपयोग कर रहा है। चलिए, अगला है स्वतंत्रता समानता न्याय और अधिकार की विवेचना करें। तो स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, न्याय क्या है और अधिकार क्या है। ठीक है, स्वतंत्रता इसका अर्थ है व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने का अधिकार।
ठीक है। स्वतंत्रता क्या है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो गया। फिर बताइए कि व्यक्तिगत पर्सनल लिबर्टी, राजनीतिक स्वतंत्रता हो गया, आर्थिक धार्मिक स्वतंत्रता, सबके बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं आप, ऑटोमेटिकली बात कर सकते हैं कि हर व्यक्ति को अपना वोट देने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपना पेशा चुनने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार है। ठीक है, चलिए फिर न्याय बताइएगा, ये सब के बारे में आपको बता देना है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं दिया हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा दूंगा तो बोर हो जाएंगे। 22 पेज का PDF है, आराम से अगर 3 घंटा पढ़िएगा ना तो सच बता रहा हूँ कंप्लीट हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है नागरिकता की संकल्पना को समझाइए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, नागरिकता किसे कहते हैं? तो अभी मैंने बताया है कि एक ऐसा अधिकार जिसमें व्यक्ति को किस राज्य का या किसी देश का विशेष निवासी बताया जाता है। ठीक है, अपने शब्दों में, किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करना है, किताबी भाषा केवल पढ़ने के लिए है, लिखना अपने शब्दों में है। तो नागरिकता राज्य या व्यक्ति के बीच कानूनी संबंध है, यह व्यक्ति को अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती है। जन्म से अधिकार, ठीक है, बाय बर्थ। वंश की नागरिकता होता है, पंजीकरण से कि आपने किस कास्ट में जन्म लिया इसका भी आपके पास नागरिकता है, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए तो आपको नागरिकता मिल जाएगा। ठीक है, फिर आधार कार्ड दे दीजिएगा एग्जाम्पल, फिर दे दीजिएगा कि जब व्यक्ति कोई किसी दूसरे देश में जाता है तो उसको पासपोर्ट बनाना पड़ता है, ये सब लिख देना है, मजाक नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि एग्जाम में बोला गया है ना सबसे ऊपर में कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। टेंशन मत लीजिए, आराम से लिखिए। नागरिकता व्यक्ति को मतदान का अधिकार देती है, नागरिकता स्वतंत्रता का अधिकार देती है, सुरक्षा देती है, साथ ही उसे कानून का पालन करने का अधिकार देती है। ठीक है, चलिए ये सारे हैं। आपको आपका कास्ट का अधिकार देती है, रिजर्वेशन का अधिकार देता है आपको कि आप ST SC OBC हैं, छूट दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद पर प्रकाश डालें। तो राष्ट्रवाद जब आपस के राज्यों के बीच में एकता हो, राष्ट्रवाद जब देश के बीच में एकता हो। ठीक है, राइट और नोट ऑन नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म, या किसी एक पर भी आ सकता है कि राष्ट्रवाद पे बताइए, या फिर आ सकता है अंतर्राष्ट्रीयवाद पे बताइए, कोई एक पे आएगा, एनी वन। ठीक है, या दोनों पे आ सकता है। तो राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग अपनी भाषा, संस्कृति, इतिहास, परंपरा से गहराई से जुड़े होते हैं और राष्ट्रीय एकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीयवाद क्या है कि सभी राष्ट्रों के बीच में आपसी सहयोग होता है। जैसे भारत और नेपाल के बीच में बहुत ज़्यादा सहयोग है, बोलिएगा पाकिस्तान के साथ तो वहाँ पे कुटाकुटी होता है, कुटाकुटी, समझ रहे हैं ना। चलिए ज़्यादा मैंने नहीं लिखा है, 5 मार्क्स के लिए आप देखिए, जितना मैंने बता रहा हूँ आप इससे ज़्यादा लिखिएगा और सोच सोच के एग्जाम्पल दे दीजिएगा कि भारत और पाकिस्तान जैसे आपस में एकता होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। लेकिन भारत और फिर देखिए श्रीलंका के बीच में एकता है, भारत और नेपाल के बीच में एकता है। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। लेकिन ये इसका एक लिख दीजिएगा कि राष्ट्रवाद का एक क्या बोलते हैं उसको यार, हाँ, अच्छाई और बुराई, गुण और दोष। तो दोष लिख दीजिएगा कि राष्ट्रवाद में कई बार क्या होता है कि ये पड़ोसी देश आपस में लड़ जाते हैं और कुछ कुछ दोस्त हो जाते हैं, जैसे भारत और नेपाल का एग्जाम्पल दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है हमारा शासन की 3 प्रमुख संस्थाओं का विवेचन करें। तो देखिए सरकार, माँ बाप, सरकार, गवर्नमेंट, इसका 3 गो बेटा है। कई गो बेटा है मैंने समझाया था, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो 3 गो बेटा है। कई गो? 3 गो। पहला बेटवा का नाम है इसका न्यायपालिका। ठीक है, क्या बेटवा का नाम है? न्यायपालिका। एक पहला लड़का बा न्यायपालिका। ठीक है, सेकेंड लड़का बा, ठीक है, का नाम बा ओकर नाम बा विधायिका। ठीक, नहीं, सेकेंड लड़का का नाम बा कार्यपालिका। ठीक, कार्यपालिका। ठीक है, और तीसरका लड़का बा, एकर नाम लगे, कि नाम लगे, एकर नाम लगे विधायिका। और मालूम है छोटा बच्चा जो होता है सबसे ज़्यादा नटखट होता है, विधायिका। और सबसे बड़ा बच्चा जो होता है वो बहुत समझदार होता है। तो न्यायपालिका जो कोर्ट है बहुत समझदार है। कोर्ट क्या है? बहुत समझदार है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी को है। ठीक है, और जो मंझला है ये नॉर्मल है, ये ना तो ज़्यादा उठपटांग काम करेगा, नहीं ज़्यादा गलत काम करेगा, बीच बीच में चलेगा। यानी कि ये सरकारी नौकरी वाला है। ठीक है, मीडियम का आदमी, ना तो ये कोर्ट का से टक्कर लेता है, ना ही ये MLA MP से टक्कर लेता है। ठीक है, लेकिन जो छोटा है विधायिका, यह रौंद के रख देता है तीनों को, एकदम दहन नहीं बोलते कि छोटा बेटा घर में परेशानी ला देता है, एकदम
तो यही विधायिका लोग, नेता लोग सबसे ज़्यादा उटपटांग काम करता है। समझ गए? तो ये 3 गो है, कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 गो अंग है। ठीक है, ये न्यायपालिका कोर्ट हो गया। अब बोलिएगा कोर्ट कहाँ पे है, तो देखिए कोर्ट जो रहता है वो कितने लेवल पे रहता है। देखिए एक होता है जिला, जिला में होता है और जिसको हम लोग सिविल कोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिविल कोर्ट। जिला में भी 2 प्रकार का कोर्ट होता है, एक सिविल कोर्ट होता है, एक होता है आपका डिवीजन कोर्ट। डिवीजन कोर्ट माने आपका जो अनुमंडल है, अनुमंडल पे भी एक कोर्ट रहता है और एक रहता है जिला पे। जिला को सिविल कोर्ट बोलते हैं, सत्र न्यायालय। ठीक है, जिला के बाद राज्य में रहता है एक हाई कोर्ट जिसको उच्च न्यायालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। जैसे झारखंड हाई कोर्ट रांची है। ठीक है, और एक होता है सभी राज्यों के, जब जिला के बीच में कोई संवाद, जब जिला लेवल पे कोई मैटर ना सुलझता हो, सबसे पहले तो डिवीजन कोर्ट आइएगा, डिवीजन कोर्ट अनुमंडल का। यहाँ पे मैटर नहीं सुलेगा तो वो भेज देगा जिला लेवल पे। जिला पे नहीं सुलझेगा तो वो डायरेक्ट भेज देगा फिर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में कोई मैटर ना सुलझा तो भेज देगा सुप्रीम कोर्ट, जिसको सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। यह नई दिल्ली में है। ठीक, समझे? और एक होता है जब 2 को देश के बीच में लड़ाई होगा तब क्या, तब होगा इंटरनेशनल कोर्ट, जाइएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कहाँ पे है? हेग में है। हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड की राजधानी है। नीदरलैंड एक शहर है, देश है, जिसका राजधानी है हेग। हैंग नहीं भाई, हेग। हेग नीदरलैंड का शहर है। वहाँ पे जब 2 देशों के बीच में आपस में झगड़ा हो तो वो क्या होंगे? ऐसे में तो छोटा देश बड़ा देश को मार देगा, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है। ठीक है, तो न्यायालय कितने प्रकार का है? न्यायालय है आपका एगो जिला लेवल का, सिंपल। एक है आपका राज्य लेवल का, स्टेट में। एक है आपका कंट्री में। ठीक है, एक है आपका इंटरनेशनल कोर्ट। तो 4 प्रकार का कोर्ट का एग्जाम्पल आपने जाना है इस वीडियो में। ठीक है, तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका मैंने बता दिया। अब कार्यपालिका में कौन आता है? तो सरकारी कर्मचारी, चाहे वो कुछ भी हो, वो क्या करता है? सरकारी कर्मचारी काम करता है। कानून बना दिया छोटका भाई ने, विधायिका ने, अब यह उसको इम्प्लीमेंट करेगा, फॉलो करेगा। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे विधायिका, कानून बनाती है और संसद और विधानमंडल इसका उदाहरण है। ठीक है, चलिए न्यायपालिका न्याय बनाने का काम करती है। चलिए मैंने छोटे से शब्दों में बताया है, लेकिन मैंने बोला मतलब लिखा कम है, बोला बहुत ज़्यादा हूँ। ठीक है, अब बिना खाए यार कचौड़ी जाके खाना है, अब मालूम नहीं ठंडा हो गया होगा। मैं 3 दिन में 4 दिन में एक बार कचौड़ी खाता हूँ। चलिए अगला है संवैधानिकता की अवधारणा और विशेषताओं की व्याख्या करें। तो संविधान, भारत के संविधान का पिता किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, अब देखिए संविधान क्या है। तो संविधान सबसे सुप्रीम है, सबसे ऊपर में है। कोर्ट से भी ऊपर में कौन है? तो संविधान है। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई 1 मिनट, संविधान क्या है? या कोई पूछे संविधान किसे कहते हैं, आप क्या बोलिएगा? कि संविधान एक किताब है। संविधान क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? तो कोई पूछे तो बोलिएगा संविधान एक लिखित, ठीक है, क्या लिखिएगा? संविधान लिखित या अलिखित। ठीक है, संविधान क्या है? तो संविधान लिखित, लिखित या अलिखित एक नियम कानून का, नियम और कानून का पूरा पुस्तक है, नियम कानून का बना हुआ है। ठीक है, संविधान नियम कानून की एक किताब है जो लिखित भी हो सकती है और अलिखित भी हो सकती है। ठीक है, जनरली लिखित ही रहता है, भारत का संविधान लिखित है, किताब है। संविधान नियम और कानून का एक किताब है जिसके आधार पे पूरा का पूरा भारत काम करता है। पूरा का पूरा भारत किसके आधार पे काम करता है? ऐसा नहीं कि भारत अनजाने काम कर रहा है, नहीं, सब कुछ संविधान के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो संविधान क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है। ठीक, संविधान एक लिखित किताब है, लिखित ग्रंथ है जिसमें नियम और कानून को बताया गया है, जिसके आधार पे समस्त भारत काम करता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि पुलिस आपके घर में आएगी और आपको अचानक से उठा के ले जाएगी। आप बोलिएगा किस अधिकार के तहत हमको ये उठा के ले जा रहे हैं आप? तो ये कहाँ पे बताया गया? संविधान में। जो भी काम होता है, पुल बन रहा है तो कितना पैसा जाएगा इसमें, ठीक है, तो ये सब कहाँ पे बताया गया? संविधान में। संविधान को फिर कौन एक्सप्लेन करता है? उसको बताती है कोर्ट। कोई भी मैटर होता है तो कहाँ पे जाता है? कोर्ट। कोर्ट बताएगा। कोर्ट संविधान का संरक्षक है, समझे?
संविधान का संरक्षण कौन करता है? कोर्ट, सुरक्षा करती है। तो संविधान क्या है? एक लिखित दस्तावेज है जिसमें बहुत सारे नियम और कानून बताए गए हैं, जिसपे किसी भी देश का राज्य का शासन व्यवस्था चलता है, किसी भी देश या राज्य का शासन व्यवस्था चलता है, उसी को संविधान बोलते हैं। जैसे आपका एग्जाम रूटीन के तहत आप लोग एग्जाम देने जाते हैं ना, एग्जाम का रूटीन के तहत, उसी तरह से संविधान के तहत ही पूरा देश काम करता है। समझे? ये समझ लीजिए कि टाइम टेबल है, एग्जाम का टाइम टेबल है ना आपका, उसी तरह से देश का टाइम टेबल है कि क्या करना है, कब क्या करना है, किसको क्या देना है, किसको नहीं देना है, कब देश के साथ लड़ाई झगड़ा करना है, कब मित्रता करनी है, ये सब संविधान बताता है। इतना चीज़ आप लिख दीजिए ना, ऐसे भी आप पास हो जाएंगे। हिंदी में संवैधानिकता का अर्थ है ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकार पर विधि सर्वोच्च क्या है? नियंत्रण हो, यानी कि उसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, संविधान के पास सबसे ज़्यादा पावर है। इसका उद्देश्य शक्ति का दुरुपयोग को रोकना है, ठीक है। और संविधान को सपोर्ट कौन करती है? कोर्ट। कोर्ट इसकी रक्षा करती है संविधान की बातों को। सरकार की शक्तियों का नियंत्रण, मौलिक अधिकारों की गारंटी देती है, ठीक है। विधि का शासन, शक्तियों का पृथकीकरण और न्यायपालिका की सुंदरता, इतना देख लिए। अब यहाँ पे आपको दिया जा रहा है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में पूछा गया है, इसको देख लीजिएगा, मतलब पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय NPU पलामू, ये दोनों यूनिवर्सिटी सेम है। रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी दोनों यूनिवर्सिटी सेम है, ठीक है। चलिए, रांची विश्वविद्यालय 1960 में बना था, पटना विश्वविद्यालय से अलग होके। बाय बाय, गुड नाइट, अच्छे से एग्जाम दीजिए, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।